गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू प्रैकेडमी में आपका स्वागत है। कृपया आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो बिजनेस स्टडीज़ के तमाम सीरीज़ चल रहे थे। पार्ट ए वीडियोस कवर हो चुका है। अगर आप पार्ट ए बिजनेस स्टडीज़ के पार्ट ए वीडियोस अगर आप नहीं कवर किए हैं तो आप हमारे प्रैकेडमी के प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर पार्ट ए के पूरे वीडियोज़ आपको अवेलेबल है। तो प्रैकेडमी का प्लेलिस्ट में बिजनेस स्टडीज़ टर्म 2 क्लास 12 के नाम से बना हुआ है। वहाँ पर पार्ट ए में जो भी आपके टर्म 2 में आ रहा है बिजनेस स्टडीज़ रिलेटेड, वहाँ पर वीडियोस कवर कर दिया गया है। हम पार्ट बी के तमाम सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट 2 वीडियोज़ को कवर कर रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजंस पर आज पूरा का पूरा हमारा फोकस रहेगा और मैं आपको फाइनेंशियल डिसीजन में हर एक चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे आप फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हो। तो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन 3 प्रकार के होते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा फाइनेंसिंग होता है। आप देख सकते हो, पहला इन्वेस्टमेंट है, दूसरा फाइनेंसिंग है और तीसरा डिविडेंड है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको ध्यान रखना है क्या कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है। आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे जहाँ से आपको रिटर्न मिलता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आप कैपिटल बस्टिंग के भी नाम से जानते हो। तो दो तरह का नाम रहता है और दोनों तरह के नाम को याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर नाम बदल करके क्वेश्चंस आता है तो बच्चे को इशू होता है और प्रॉब्लम जनरेट होता है। तो कैपिटल बस्टिंग कहा जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको 2 बातों का ध्यान रखना होता है कि सर अगर आपके पास फाइनेंस है, फाइनेंस जो जनरेट होगा तो कहाँ से जनरेट होगा। तो फाइनेंस जनरेट होने का 2 जगह यहाँ पर है, या तो आपके पास जो इक्विटी है, जो संपत्ति है, दूसरा आप कहीं से बोरोड करके फंड ला रहे हो, जिसको हम डिवेंचर भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि फाइनेंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस 2 तरीके से आता है। एक तरीका तो होता है कि मेरे पास खुद का जो संपत्ति है, दूसरा या तो हम कहीं से लेकर आते हैं, दूसरा है बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब हम कहीं से बोरो करके पैसा लाते हैं, जिसको हम फाइनेंस के टर्म में डिवेंचर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डेप्ट कहते हैं। थर्ड है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में 2 बातों का ध्यान रखते हैं, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। तो तमाम ये सारे डिसीजन पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक हमारे पूरा का पूरा फाइनेंशियल डिसीजन पर बेस्ड होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्या सर। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट टू ए डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मोटा मोटी ये डिसीजन लेना है कि अगर हमको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में अगर कोई प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना है तो उसमें रिटर्न अच्छा खासा मिल जाए, तब हम उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पसंद करेंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेट टू डिसीजन अबाउट हाउ द फर्म का फंड आर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट एसेट दैट इज डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। कहने का इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम डिसीजन लेते हैं कि फर्म का फंड मतलब फर्म का पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में हो रहा है, वो सही ढंग से होना चाहिए। उसके कुछ पैरामीटर्स है जो अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। और जो हमारा जो फंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है, 2 तरह से प्रोजेक्ट हम लोग चलाते हैं, एक शॉर्ट टर्म में चलाते हैं, एक लॉन्ग टर्म में चलाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग लेते हैं उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हम लोग लेते हैं उसको कहते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ध्यान से समझिएगा, इन्वेस्टमेंट 2 तरह से करते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म करेंगे तो वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म करेंगे तो कैपिटल बस्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम कुछ पैरामीटर्स को लेके चल रहे हैं। उस पैरामीटर्स का नाम दिया गया फैक्टर इफेक्टिंग। तो याद रखिएगा, फैक्टर इफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से केस स्टडी आता है। फैक्टर इफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से केस स्टडीज़ आपका आता है। तो फैक्टर इफेक्टिंग देख लेते हैं सर। यहीं पर बहुत सारे मोटा मोटी कॉन्सेप्ट हमारा क्लैरिटी होगा। तो फैक्टर इफेक्टिंग को मैंने बगल में लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज केस स्टडी में यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पूछना होगा तो ये आपका जो 3 तरह का फैक्टर इफेक्टिंग है, यही 3 तरह का अगर आप समझ जाओगे तो आपका एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस केस स्टडी बनता है तो आप आसानी से इसको प्रेडिक्ट कर लोगे कि सर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड केस स्टडी है। क्योंकि इसमें जो केस स्टडी में जो पैराग्राफ रहता है वो चीख कर आपको कह देगा कि भैया ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो जब वो टॉपिक को पकड़ने के लिए आपको टॉपिक का क्लैरिटी होना चाहिए, तो वो मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ये जो आपका फैक्टर इफेक्टिंग है, जितना भी इस चैप्टर में आपको फैक्टर इफेक्टिंग दिखेगा, याद रखिएगा वो केस स्टडी के बेसिस से, केस स्टडी के
केस स्टडी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर इफेक्टिंग में 3 बात कहा गया है। पहला तो बात कहा गया कैश फ्लो देख लो भैया, प्रोजेक्ट पर कितना कैश फ्लो हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। और थर्ड में जाके चेक कर लो इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे। 3 बात का ध्यान रखना है कि जिस प्रोजेक्ट पर आप पैसा लगा रहे हो, प्रोजेक्ट पर कितना पैसा लगा रहे हो, उस प्रोजेक्ट पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, और उस प्रोजेक्ट को आपको एक्सेप्ट करना है या और रिजेक्ट करना, वो आप देख लो। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर में रखा हूँ मैंने कि मान लो कोई प्रोजेक्ट ए है जिसमें मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया, और एक प्रोजेक्ट बी है जिसमें मैंने 20 लाख इन्वेस्ट किया। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न में जो हमें प्रोजेक्ट ए पर मिल रहा था वो 10% मिल रहा था, प्रोजेक्ट बी पर 20% मिल रहा था। इस कैलकुलेशन से हमें पता चला कि 10 लाख का 10% 10,000 आ रहा है, और 20 लाख का 20% ले रहे हैं तो 40,000 आ रहा है। तो इससे सर हमें मोटा मोटी कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, तो मैंने क्या किया ना, 20 लाख को 10 लाख एज्यूम कर लिया। अब ये 10 लाख पर हम 20% निकाल रहे हैं तो हमारा 20,000 रिटर्न आ गया। अब कंपेयर आसानी से हो जा रहा है। प्रोजेक्ट ए 10 लाख का 10% 10,000 मिल रहा है, प्रोजेक्ट बी भी 10 लाख का है लेकिन 20% के रेट पर हमें 20,000 मिल रहा है। तो सर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सर कि प्रोजेक्ट बी में रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट सेम कर रहे हैं, 10 लाख प्रोजेक्ट ए में भी डाल रहे हैं, प्रोजेक्ट बी में भी 10 लाख डाल रहे हैं सर, लेकिन प्रोजेक्ट बी में हमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो इस बेसिस से, इस पैरामीटर के बेसिस से हम ये मानते हैं कि प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक्सेप्ट करना जरूरी है इस बेसिस है कि भैया हमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है, और प्रोजेक्ट ए को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है, ये तो मैं सिंपल बताया हूँ, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जिसमें आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। तो वो आता है थर्ड पॉइंट में, जिस पर चर्चा होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इसमें मैंने लिखा है कि आफ्टर इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी को इवेल्युएट करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन हमारे पास कुछ टेक्निक्स होता है, इस टेक्निक्स को मैंने ब्रैकेट में घेर रखा हूँ, जिसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स इसको कहते हैं। अब इस कैपिटल बजटिंग टेक्निक में डिस्काउंटिंग एंड नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स होता है, वो बहुत ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स में उस चीज़ों को पढ़ना होता है, और कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम लोग सिलेबस तक ही बाइंड रहें क्योंकि बहुत सारे चीज़ पढ़ना है। तो याद रखिए कि कैपिटल बजटिंग कुछ डिसीजन होता है, वहाँ पर जा करके हम चेक करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमको एक्सेप्ट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो मैंने लिखा है दिस इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग रिगार्डिंग स्टेप 1 इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लो कितना होता है। कुछ स्टेप आप देख लो, उससे भी आप पता कर लोगे कि भैया हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो स्टेप 1 में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, स्टेप 2 में आप देख लो कि इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, कैश फ्लो कितना है, स्टेप 3 में कैश फ्लो देख लो, स्टेप 4 में रेट ऑफ रिटर्न देख लो। ये चारों स्टेप को फॉलो करके आप ये फाइंड आउट कर लो कि प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना है या प्रोजेक्ट बी को आपको एक्सेप्ट करना है। इसी के लिए मैंने लिखा है कि आफ्टर इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के बेसिस से इवेल्युएट करने के बाद आप ये पूरा डिसीजन ले पाओगे, आसानी से डिसीजन ले पाओगे कि प्रोजेक्ट ए को आपको एक्सेप्ट करना है, प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। So there are certain parameter in which you are going to take a decision on the basis of investment, in which project you are going to take a decision. अब प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रहेगा, तो याद रखिएगा लॉन्ग टर्म होगा तो कैपिटल बस्टिंग कहिएगा, शॉर्ट टर्म रहेगा तो वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब ये फाइनेंसिंग डिसीजन में मैंने अभी जस्ट कहा था, फाइनेंसिंग डिसीजन में बस 2 बात का ध्यान रखना है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा 2 जगह से आता है। आप ही मान लो ना आपके घर में फाइनेंस चल रहा है, आपके घर में भी तो बजट बनता है, आपके घर में भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके घर में क्या होता है कि आपके पास जितना पैसा है वो तो है ही, कैश में हो, बैंक बैलेंस हो, जो पैसा हो वो तो है ही। अगर आपके पास पैसा का कमी पड़ता है तो आप कहाँ जाते हो? बैंक जाते हो, लोन लेते हो, बैंक से लोन लेते हो। तो उसी तरीके से फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी या फर्म का हम बात कर रहे हैं। कंपनी को ज़रूरत पड़ेगा तो कहाँ से पैसा लाएगी? तो कंपनी के पास भी 2 तरह का पैसा होता है। कंपनी के पास तो पहले खुद का पैसा होता है जो इक्विटी के रूप में होता है, और अगर कम पड़ जाता है इक्विटी से अगर काम नहीं चलता है और फर्म या कंपनी को और पैसा चाहिए तो कंपनी फिर जाकर डिवेंचर लेती है, जिसको हम बोरोड फंड कहते हैं, और वो डिवेंचर कर्ज के रूप में होता है कंपनी का, जिसको शॉर्ट में हम डेट कहते हैं, DEBT डेब्ट। तो चलिए, फाइनेंसिंग डिसीजन में मैंने कहा कि दिस डिसीजंस रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़। इसमें वेरियस सिक्योरिटीज़ का कंपोजिशंस होता है। सिक्योरिटीज़ बोले तो शेयर्स, और शेयर्स इन द टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। कंपनी प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर बेच करके पैसा लाती है,
उसके बाद अगर कमी पड़ जाता है तो कंपनी बोरोड फंड कहती है। इसलिए मैंने लिखा है कि मेनली सोर्स ऑफ फाइनेंस, मेनली सोर्स ऑफ फाइनेंस यही दो है, मेनली सोर्स ऑफ फाइनेंस ये दो है, ये दो है आपका मेनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक तो आपका ऑनर फंड है, ऑनर फंड मतलब इक्विटी, इक्विटी आपका ऑनर फंड है जिसको मैंने संपत्ति लिखा हूँ। एक बोरोड फंड है जिसको मैंने डिवेंचर लिखा हूँ, डिवेंचर बोले तो डेट, डेट बोले तो कर्ज। तो दो तरीके से पैसा होता है, या तो पहले आपके पास खुद का संपत्ति है, चलिए ठीक है, इससे काम चल गया तो अच्छा बात है, अगर इससे काम नहीं चला तो आप डेट लेंगे, कर्ज लेंगे कहीं से, जिसको बोरोड फंड कहते हैं, बोरो करके लाना। इसी को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम दो बेसिस पर देखते हैं, पहला हम देखते हैं डेट के रूप में और दूसरा हम देखते हैं इक्विटी के रूप में, क्योंकि ये फाइनेंशियल डिसीजन में ही कैपिटल स्ट्रक्चर की चीज़ों को हमको फाइंड आउट करना होता है। फाइनेंस किसी भी कंपनी का अगर आपको स्ट्रेंथ देखना होता है तो वहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर जाके देखिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं आपको देखना होगा, जाकर उसका कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए कि उसके पास संपत्ति कितना है, कितना कर्ज लिया हुआ है। अगर आपको जल्दी में देखना है कि इस कंपनी का औकात क्या है तो आप उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लीजिए। कैपिटल स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल खुल जाएगा कि कंपनी कितने कर्ज में, कितना संपत्ति उसके पास है। तो फाइनेंशियल डिसीजन में हम लोग इसी को बैलेंस करके चलते हैं, कितना इक्विटी रखें, कितना डेट रखें, कितना इक्विटी रखें, कितना डेट रखें, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन में दो चीज़ों पर ही बात होता है, एक खुद का संपत्ति इक्विटी ऑनर फंड, और हम बाहर से कितना कर्ज लिए हैं बोरोड फंड डिवेंचर डेट। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर बना के रखते हैं। तो याद रखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर अभी तो आगे हम पढ़ेंगे भी, पर ध्यान में रखिए कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, इसके रेशियोज होते हैं। तो रेशियोज पर आगे चर्चा करेंगे क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। फिर से आ गया फैक्टर इफेक्टिंग, तो मैंने अभी जस्ट बोला कि बच्चे की फैक्टर इफेक्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी। केस स्टडी के मेजर पोर्शन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फैक्टर इफेक्टिंग क्या क्या आपको इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल डिसीजन में कौन कौन सा फैक्टर है जो फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने में आपको हेल्प करता है। देखो फाइनेंशियल डिसीजन में क्या डिसीजन लेना है हमको, कि हमें ज़्यादा कर्ज ले कि ना ले। संपत्ति तो जो तुम्हारे पास है वो है ही, कर्ज ले कि नहीं लें, कितना लें, कितना रेशियो में लें। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो आपको कहेगा कर्ज लो, कौन कौन सा फैक्टर है जो आपको कहेगा कर्ज कम लो, डेट बढ़ाओ, डेट घटाओ, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो फैक्टर इफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, और इसमें जो है पहला कॉस्ट। तो कॉस्ट में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। आपके पास डिफरेंट सोर्स है जहाँ पर आप फंड रेज कर सकते हो। तो अगर आपके पास जैसे सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि शेयर्स के रूप में जो सोर्स है, दो तरह का सोर्स है, एक प्रेफरेंस शेयर्स भी बेच करके आप पैसा लाते हो, इक्विटी शेयर बेच कर भी पैसा आप कंपनी रेज करती है फंड को। अगर ये दोनों काम करने से हमारा काम बन जाता है तो हमें डेट ज़्यादा राइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन दोनों से भी काम नहीं बनता है तो हम डेट को ऐड करेंगे, डिवेंचर्स को इंक्लूड करेंगे। फिर रिस्क फैक्टर देख लीजिए, रिस्क फैक्टर, क्योंकि देखिए रिस्क फैक्टर इज कंसिडर टू डेट, डेट बोले तो डिवेंचर। रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर ज़्यादा आप इंटरेस्ट ज़्यादा अगर आप लोन ले लोगे, डेट इज अ कर्ज, कर्ज एज अ लोन, अगर ज़्यादा आप लोन ले लोगे तो लोन के अगेंस्ट में क्या देना होता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर आप ज़्यादा राइज कर लोगे तो आपके कंपनी के लिए रिस्क क्रिएट करेगा। तो ज़्यादा रिस्क भी ना हो इसके अनुसार से आपको डेट लेना, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, फैक्टर इफेक्टिंग में हमें यही चीज़ देखना है कि हमें डेट लेना है कि नहीं लेना है। पहला फैक्टर में मैंने क्या बोला, कॉस्ट के बेसिस में, कि अगर प्रेफरेंस इक्विटी से काम चल जाता है तो डेट नहीं लेंगे, नहीं काम चलता है तो डेट लेंगे। दूसरा में बोला कि रिस्क फैक्टर, अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो डेट नहीं लेंगे, रिस्क फैक्टर कम है तो डेट लेंगे। रिस्क फैक्टर यहाँ पर कौन है, इंटरेस्ट। रिस्क फैक्टर यहाँ पे इंटरेस्ट है कि इंटरेस्ट अगर ज़्यादा, मान लो हम कर्ज खूब ले लिया और चुका ही नहीं पाए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा ना, हम कर्ज के मतलब तले दब जाएंगे और हमें फिर इंटरेस्ट देने में दिक्कतें होंगी। तो वही बोला कि द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्स इज डिफरेंट, डिफरेंट सोर्स का डिफरेंट रिस्क होता है। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विथ बोरोड फंड, बोरोड फंड के पर मोर रिस्क होता है एज कंपेयर टू ऑनर फंड। ऑनर फंड से ज़्यादा रिस्क बोरोड फंड में होता है। बोरोड फंड इज अ डिवेंचर, जो मैंने अभी जस्ट चर्चा कर रहा हूँ। तो डिवेंचर आपका बोरोड फंड होता है। कोशिश करें कि ज़्यादा डिवेंचर ना लें, ज़्यादा डिवेंचर लेंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो इस फैक्टर को बैलेंस करके चलना है। कैश फ्लो पोजीशंस क्या रहता है, तो सर यहाँ पर कैश फ्लो पोजीशंस जो रहता है वो दो तरीके से होता है। कैश फ्लो पोजीशंस यहाँ पर ये रहता है कि प्रेफरेंस शेयर भी बेचते हैं तो पैसा आता है, इक्विटी शेयर बेचते हैं तो भी पैसा आता है सर, और बाद में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो डिवेंचर
डिवेंचर्स लेते हैं सर तो भी पैसा आता है। तो कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या है कि इन केस द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ ए कंपनी इज गुड इनफ देन इट कैन इजीली यूज बोरोड फंड। ये स्टेटमेंट बहुत सुंदर बात कहा गया कि अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है तो आप बोरोड फंड लीजिए। अब बोलोगे सर जब हमारा प्रेफरेंस शेयर इक्विटी बेच का अच्छा खासा पैसा हो जा रहा है तो हम डिवेंचर क्यों ले। तो हम ये भी कहेंगे मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों कि अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा है, मतलब आपको इंटरेस्ट को चुकाने का शक्ति अगर अच्छा है, तो आप लोन ले सकते हो। लोन लेने से क्या होगा ना कि आपके बिजनेस में लिक्विडिटी मेंटेन रहेगा, और अगर आप डिवेंचर थोड़ा ज़्यादा भी ले लोगे तो रिस्क फैक्टर भी कम हो जाएगा। तो जब आपके पास लिक्विडिटी अच्छा रहे, फ्लो अच्छा रहे, तो बोरोड फंड करना चाहिए। अरे एक बात बताओ ना, जब आपके पास लिक्विडिटी अच्छा नहीं रहेगा, पैसा आपके पास अपने पास नहीं रहेगा, तो और लोन लेकर के बर्बाद हो जाओगे। मेरे पास लोन चुकाने की अगर शक्ति है, इंटरेस्ट को पे करने की शक्ति है, तो हम लोन ले सकते हैं, डिवेंचर ले सकते हैं। ये बात वो कह रहे हैं। और यहाँ पर रिपीट हो गया है तीसरा के बाद ये फोर्थ है फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट क्या है इसको समझिएगा। फ्लोटिंग कॉस्ट कुछ नहीं है ज़्यादा, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग सिक्योरिटीज, शेयर को इशू करने में जो हमें कॉस्ट लगता है, जैसे ब्रोकरेज कमीशंस लगता है, अंडर राइटर्स फीस लगता है, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस इशू करने में जो हमें कॉस्ट लगता है वो हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट जिसमें हमें शेयर को इशू करने के दरमियान में जो भी खर्च पड़ता है। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये कह रहा है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस जो हमारा और भी तरह का है, जब हायर फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाता है तो हम ज़्यादा लोन नहीं लेते हैं, या सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पर एक तरह से डिवेंचर ही है, तो डेट हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा खर्च ज़्यादा है, तो हम अगर डेट ज़्यादा अगर बढ़ा लेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि इंटरेस्ट पे करने में दिक्कत होगा। तो इस रीज़न में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हाई होता है तो डेट हम लोग नहीं लेंगे। ये फैक्टर ये कहता है। और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, शेयर को इशू करने में जो भी खर्च आता है, जैसे कि ब्रोकरेज कमीशन, अंडरराइटर फीस, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस। फिर फिफ्थ पॉइंट में है आपका, फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशंस बहुत 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 अच्छा फैक्टर्स है। कंट्रोल कंसिडरेशंस में क्या रहा है ना कि भैया आपके पास फंड की कमी हो जाती है तो बहुत रेयर केस में कंपनी जाकर इक्विटी बेचता है। कंपनी सबसे पहला, देखो कंपनी सबसे पहला चाहती है, आपको मैं प्रायोरिटी बता दूं, कंपनी सबसे पहले चाहती है कि प्रेफरेंस शेयर बेच करके पैसा लाए, उसके बाद वो डेट लेना चाहती है, इक्विटी नहीं बेचना चाहता है। इक्विटी अगर बेचेगा तो मालिकाना हक कंपनी का कम होता है, क्योंकि इक्विटी ही मेन क्या कहते हैं ऑनर होता है। तो इक्विटी अगर ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, इक्विटी जैसे कंपनी के पास मान लो 75% का स्टेक है शेयर का, इक्विटी का, ये अगर 75 से जा करके 45 हो जाएगा तो सीधा सा बात है कि कंपनी जो है ये एक व्यक्ति का नहीं रह जाएगा। मान लो कोई एक व्यक्ति का 75% स्टेक होल्डिंग है, अब वो इक्विटी बेचते चल गया, बेचते चल गया, बेचते चल गया, और वो इक्विटी चला गया 45 पे। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी के पास 75 था अब 45 पे चल गया, तो मतलब उसने इक्विटी के शेयर लूज कर दिया। अब वो मालिक ज़्यादा, अब मालिक रहा ही नहीं। अब हो सकता है कि जिसके पास शेयर बढ़ जाए वो मालिक हो जाए, नहीं तो दो तरीके से मालिक हो जाएगा, एक कंपनी का दो मालिक हो जाएगा। तो इक्विटी बहुत रेयर केस में डाइल्यूट किया जाता है, बहुत रेयर केस में ये काम किया जाता है फंड को रेज करने के लिए। तो वही कहते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन, यहाँ पर हम लोग कंट्रोल करते हैं इक्विटी को बेचने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर है वो चाहते हैं, वांट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पूरा कंट्रोल उनके पास रहे। देन फाइनेंस कैन बी रेज थ्रू बोरोड कैपिटल, वो चाहता है कि बोरोड कैपिटल से पैसा फंड रेज हो, बोरोड कैपिटल मतलब डेट से फंड रेज हो। when they are ready for dilutions of control over business, equity can be used for raising finance। अगर डिवेंचर से मामला नहीं बनेगा तब जाकर के इक्विटी के शेयर्स को हम बेचेंगे, यही बात कह रहे हैं। आप समझ गए, इक्विटी को बेचना मतलब मालिकाना हक ख़त्म करना। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहता कि अपनी मालिकाना हक ख़त्म हो, सब बच के रहना चाहता है, तो इक्विटी डाइल्यूट कम हो। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर बेचना चाहता है कोई, फिर बोरोड फंड लेना चाहता है जिसको हम डेट कर रहे हैं, तब जाकर एट लास्ट में अगर पैसे की अभी और भी ज़रूरत होती है तो इक्विटी हम लोग लेते हैं। और ये डिवेंचर के बारे में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिवेंचर इज अ cheapest source of
फाइनेंस। डिवेंचर इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। डिवेंचर जो है बहुत ही चीपेस्ट सोर्स है फाइनेंस के लिए। चीपेस्ट सोर्स इन द सेंस है क्या कि यहाँ पर आपको क्या है ना कि टैक्स भी बचता है डिवेंचर इशू करने से, ठीक है। तो अगर आप लोन लिए हुए हो तो लोन के अगेंस्ट में आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको टैक्स कम देना होता है, इससे के लिए। और डिवेंचर को कहा जाता है चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसको प्रैक्टिकली अभी लास्ट में मैं आपको करके दिखा दूंगा कि कैसे डिवेंचर से टैक्स बचता है, तो लोग डिवेंचर ज़्यादा लेना चाहते हैं। देखो स्टेटमेंट मैंने ये जो कहा ना, डिवेंचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये बहुत सस्ता सोर्स है फाइनेंस को जनरेट करने का, फंड को रेज करने का। लेकिन इसके भी एक दायरे हैं, लिमिटेशंस है, आप हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके एक रेशियो है जिसको हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो, जो आपको मैंने अभी जस्ट बताया ना कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया कि एक डेट का रहता है, एक इक्विटी का रहता है, उन दोनों के बीच में एक रेशियो होता है जिसको कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो उन रेशियोज़ को आपको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, या तो आपको हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे जब कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, क्योंकि इसी चैप्टर में हमको कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाना है तो वहाँ पर आपको डिटेल बता दूंगा। बस हम अब इस चैप्टर जो टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको प्रूफ कर देंगे डिवेंचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे। पीरियड ऑफ फाइनेंस, तो पीरियड ऑफ फाइनेंस में आपको देखना है कि पीरियड ऑफ फाइनेंस इस बेसिस पर भी आप डेट का निकाल सकते हैं, लेना है कि नहीं लेना है। तो पीरियड ऑफ फाइनेंस में लिखा गया है फॉर परमानेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्विटी शेयर में भी इशूड। अगर परमानेंट कैपिटल चाहिए तो इक्विटी बेचिए, इक्विटी शेयर्स को इशू कीजिए, एज दे आर नॉट बी पेड बैक, क्योंकि ये तो बाद में वापस होने वाला नहीं है, क्योंकि इक्विटी बिक गया तो मालिकाना हक खत्म हो गया, तो हक हो गया। एंड फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट, अगर आपको लॉन्ग और मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट है तो आज जाकर प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करें। तो लॉन्ग एंड मीडियम टर्म की रिक्वायरमेंट है तो आप प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को इशू करें। अगर परमानेंट कैपिटल चाहिए तो आप इक्विटी शेयर्स को इशू करें। तो ये जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जाकर आपको पता चलेगा कि आपको डेट लेना है कि नहीं लेना है, प्रेफरेंस लेना है कि नहीं लेना है, इक्विटी कब बेचना है, ये तमाम सारा का सारा चीज़ आपको इस फैक्टर इफेक्टिंग में जाकर पता चलेगा। तो इस फैक्टर इफेक्टिंग को पॉज करके धीरे धीरे पढ़िए, बुक भी पढ़िए। मेरे क्लास के बाद आप बुक जरूर पढ़ें, पहले पढ़िएगा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्लास के बाद अगर आप बुक पूनम गांधी से पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी एक सिंगल लाइन में भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न और डाउट होने वाला नहीं है। चलिए डिविडेंड डिसीजन पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मस्त टॉपिक डिविडेंड डिसीजन। इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है कि डिविडेंड हम कब लेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ 1 मिनट, डिविडेंड डिसीजन में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डिविडेंड हम कब लेंगे। तो ये थर्ड है। डिविडेंड डिसीजन में है क्या कि डिविडेंड कब देना है। डिविडेंड डिसीजन में बस 2 बात का ध्यान रखना है। अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा डिविडेंड दे या डिविडेंड नहीं दे। डिविडेंड दे दिए तो डिविडेंड क्या होता है मैं सबको एक एक करके समझाऊंगा। पहले कहानी का मोरल स्टोरी समझा देता हूँ। डिविडेंड देने का मतलब कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा दे दो। डिविडेंड अगर कंपनी नहीं दे रही है तो मतलब इसका ये मतलब हो सकता है कि या तो प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ होगा तो डिविडेंड नहीं दिया, या दूसरा कंडीशन ये होता है कि प्रॉफिट हुआ है फिर भी डिविडेंड नहीं दे रहा, तो उसका ये मतलब होता है कि कंपनी पैसा को रखना चाह रही है आगे के विकास के लिए। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है डिविडेंड क्या है। तो चलिए पहले डिविडेंड समझिए। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसको डिविडेंड कहते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑनर, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑनर, ऑनर बोले तो शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर ही मालिक होता है। और ये शेयर होल्डर जो बार बार बात हो रहा है ये कौन सा शेयर होल्डर, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बात हो रहा है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बात हो रहा है। तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के रूप में हम किनके बीच में बांटते हैं, शेयर होल्डर के बीच में बांटते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। सेकेंड है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, आपके पास प्रॉफिट हुआ, ध्यान सुनिएगा, आपके पास प्रॉफिट हुआ और आप डिविडेंड नहीं बांटे। तो डिविडेंड नहीं बांटे मतलब डिविडेंड का पैसा कंपनी अपने पास रख ली। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, जैसे अभी कैसे बोला मैंने कि डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, जो हम डिविडेंड हम बांटते हैं किसके बीच में, शेयर होल्डर के बीच में बांटते हैं। लेकिन रिटेन अर्निंग में क्या होता है कि प्रॉफिट होता है लेकिन हम डिविडेंड नहीं बांटते हैं, मतलब शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड नहीं बांटते। तो क्या करते हैं हम लोग, रिटेन अर्निंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग करते हैं। रिटेन अर्निंग क्यों करते हैं, तो रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट केप्ट
जो प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट बांटना था उसको हम रख लिए, इन दैट इट इज़ री इन्वेस्टेड, उसको हम क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो रिटेन अर्निंग करने का मकसद ये भी होता है कि हम कंपनी को अगर और आगे ले जाना चाहते हैं तो हम रिटेन अर्निंग करते हैं। उसमें क्या होता है, कंपनी बोलती है अपने शेयर होल्डर को, बोलती है कि भाई मेरे सुन लो, इस बार डिविडेंड हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो सब शेयर होल्डर बोलेगा अरे 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 ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो भाई मेरे, हम चाहते हैं कि कंपनी को एक ऊंची उपलब्धि तक पहुंचाएं, एक ऊंची मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपकी सहायता चाहिए। डिविडेंड के रूप में अगर हम आपको पैसा दे देंगे तो कंपनी के पास उतना फंड नहीं बचेगा कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए। अगर इस बार अगर आप डिविडेंड नहीं लेते हैं तो हम उस पैसा को यूज कर लेंगे कंपनी के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में। फिर उसके बाद कंपनी हमारा बड़ा बन जाएगा, अच्छा खासा ग्रोथ कर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि और प्रॉफिट कमाएगा। आज 1 करोड़ कमा रहा तो कल 5 करोड़ कमाएगा, फिर आगे जाके 10 करोड़ कमाएगा। तो आखिर डिविडेंड तो हम आपके प्रॉफिट के हिस्सा ही से देते हैं। तो अगर आज आप बर्दाश्त कर लेते हो, आज आप पैसा नहीं लेते हो और कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी बड़ा बन जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है, तो हम कल के डेट में और आपको डिविडेंड देंगे और अच्छा डिविडेंड देंगे। इसके लिए इस बार बर्दाश्त कर लीजिए, हम अगले बार डिविडेंड अच्छा देंगे। कंपनी के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में हमें ये पैसा को खर्च करने दीजिए। तो कंपनी जब पैसा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को नहीं देती है तो उस पैसा को रिटेन कर लेती है, नाम ही रिटेन अर्निंग। अर्निंग हुआ है जिसको हम रख लिए। तो रखते क्यों हैं, बिजनेस कंपनी फर्म को विकास करने के लिए रखते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड डिसीजन में ये डिसीजन लेते हैं कि हम डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। तो डिविडेंड डिसीजन में मैंने क्या लिखा है, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग टू शेयर होल्डर। यहाँ कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग जो हुआ है शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करें एज डिविडेंड के रूप में, और हम रख लें। वेदर मतलब कह रहा है कि वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट, दो काम कर सकते हैं, या तो डिविडेंड दे सकते हैं या डिविडेंड नहीं दे सकते। नहीं देने का मतलब रिटेन अर्निंग। तो पहला कंडीशन क्या बन रहा है, या तो हम डिविडेंड दे दें शेयर होल्डर को, नहीं तो डिविडेंड नहीं दे। नहीं दे का मतलब रिटेन कर ले, जो कमाए पैसा को रख ले। टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑफ द फर्म के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और भविष्य के निर्माण के लिए हम रिटेन अर्निंग करना चाहते हैं। मस्ट बी डन कीपिंग इन माइंड में रखना ये कि फर्म का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है, फर्म का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द हम आपको फर्म बता ही चुके हैं सबसे स्टार्टिंग पार्ट 1 वीडियो में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट 1 वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ कि किसी भी बिजनेस फर्म या ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो मैक्सिमाइज करना चाहता है शेयर होल्डर फंड को, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर वेल्थ को, जिसको हम कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस। तो दो देखो, डिविडेंड डिसीजन में मैंने वही अभी स्टार्टिंग में, डिविडेंड डिसीजन में दो बातों का ध्यान रखना, डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे। डिविडेंड देंगे तो चलो दे दो, डिविडेंड नहीं देंगे मतलब रिटेन अर्निंग। पैसा रिटेन करेंगे काहे के लिए, बिजनेस को में खर्च करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। बिजनेस एक्सपेंड होगा, अच्छा करेगा तो अल्टीमेट फायदा शेयर होल्डर को ही मिलना है, और बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो बिजनेस के वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पूरा डिटेल समझा दिया हूँ पार्ट 1 वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के डिटेल कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर पार्ट 1 वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देख लीजिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर के वैल्यू को इंक्रीज करने में लगी रहेगी। इससे कंपनी को भी फायदा होगा, शेयर होल्डर को भी फायदा होगा। अब सर डिविडेंड डिसीजंस में हमें ये देखो, अब डिविडेंड डिसीजन का जो फैक्टर इफेक्टिंग है, फिर से मैं कहूँगा वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जाहिर सी बात है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और केस स्टडीज़, हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू है केस स्टडी के मैटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्टर इफेक्टिंग है आपको इस चैप्टर में मिलेगा, वो आपके केस स्टडीज़ में, अगर क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ रहा तो फैक्टर इफेक्टिंग से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ये लिख के मैं दे सकता हूँ। तो फैक्टर इफेक्टिंग में डिविडेंड डिसीजन मतलब यहाँ पर वही फैक्टर आपको बताएगा डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। बस दो ही बात पर चर्चा होगा, डिविडेंड दे कि नहीं दे। पहला, अर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग, इफ कंपनी और फर्म हैव हाई अर्निंग, कंपनी और फर्म का अगर अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है तो कंपनी और फर्म विल रेडी फॉर डिविडेंड, कंपनी और फर्म डिविडेंड देगा। खत्म किस्सा। अर्निंग अच्छा है तो डिविडेंड देंगे। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कोई भी कंपनी चाहता है कि हम अपने डिविडेंड को स्टेबल रखें मतलब हम मान लो 6% डिविडेंड अनाउंस किए तो हर साल 6% डिविडेंड दे। ऐसा नहीं हो कि अगला साल हम 4% कर दे, फिर अगला साल 2% कर दे। इससे क्या होता है, शेयर होल्डर का विश्वास कंपनी पर खत्म हो जाता है। तो कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में कंपनी यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंपनी जनरली फॉलो द पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड,
और स्टेबल डिविडेंड होने के लिए यहाँ पर अर्निंग का होना ज़रूरी है, बेस्ट अर्निंग का ज़रूरी है। तो ये जो 2 पॉइंट है 1 पॉइंट से थोड़ा लिंक कर रहा है। 1 पॉइंट क्या कर रहा है कि अर्निंग अच्छा तो डिविडेंड अच्छा। सेकेंड पॉइंट में वही बात कर रहे हैं कि अर्निंग अच्छा तो आपको डिविडेंड भी स्टेबल मिलेगा। आपको डिविडेंड क्या मिलेगा? स्टेबल मिलेगा। तो डिविडेंड भी आपको स्टेबल मिलेगा, स्टेबल डिविडेंड मिलेगा। थर्ड, ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एक ही काम से हो सकता है, जो अभी जस्ट मैंने कहा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का ग्रोथ चाहिए तो क्या करना होगा आपको? डिविडेंड नहीं देना होगा। मतलब क्या करना होगा? रिटेन अर्निंग करना होगा। आपको डिविडेंड नहीं देना होगा, क्या करना होगा? रिटेन अर्निंग करना होगा। तो व्हेन कंपनी और फर्म वांट टू एक्सपेंड इन फ्यूचर, कोई कंपनी और फर्म चाहता है कि आगे हम विकास करें, तो वो क्या करेगा? रिटेन अर्निंग करेगा। वो क्या करेगा? रिटेन अर्निंग करेगा। एंड रिटेन अर्निंग करेगा शुड बी डन बाय द कंपनी। कंपनी क्या करेगा? रिटेन अर्निंग करेगा। और रिटेन अर्निंग करेगा, ग्रोथ का याद रखिएगा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, रिटेन अर्निंग करेगी। रिटेन अर्निंग कहने का मतलब जो डिविडेंड पे पैसा हम देने वाले थे वो पैसा ना देकर के कंपनी खुद का रखेगी, खुद के विकास के लिए रखेगी। लेस डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड। हो सकता है कि 6% मान लो हम डिक्लेयर किए हैं, तो 6% में हम 3% डिविडेंड दे दिए और 3% का हम डिविडेंड नहीं दिए, 3% का, बाकी 3% का डिविडेंड नहीं दिए, मतलब क्या किए? रिटेन अर्निंग कर लिए। ऐसा भी होता है। कैश फ्लो पोजीशंस क्या होगा? तो डिविडेंड में हमारा कैश फ्लो क्या होगा? आउटफ्लो ही होगा, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है? कंपनी है, कंपनी से उठ करके कहाँ जाता है? शेयर होल्डर के बीच में जाता है। तो कैश फ्लो क्या है? आउटसाइड ही हो रहा है, कंपनी टू शेयर होल्डर। तो डिविडेंड इन्वॉल्व एन आउटफ्लो ऑफ कैश एंड दस ऑफ एडिक्वेट कैश। यहाँ पर डिविडेंड इन्वॉल्व एन आउटफ्लो ऑफ कैश एंड दस अवेलेबल ऑफ एडिक्वेट कैश इज फॉर रिक्वायरमेंट फॉर डिक्लेरेशंस ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड ये इन्वॉल्व करता है कि आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, एंड दस एबिलिटी ऑफ एडुकेट कैश इज़ फॉर रिक्वायरमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ मोटा मोटी ये कहना है कि यहाँ पर जो कैश फ्लो होता है आउटफ्लो होता है, यहाँ पर कैश का आउटफ्लो होता है ड्यू टू डिविडेंड। लास्ट फैक्टर है यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर शेयर होल्डर। प्रेफरेंस फॉर शेयर होल्डर मतलब क्या है कि वाइल डिसाइडिंग अबाउट डिविडेंड द प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर इज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट। डिविडेंड हम जब इशू करते हैं तो हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर सबसे पहला ध्यान होना चाहिए इसके अकाउंट्स। मतलब कहने का कि प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लेना चाहिए। तो ये सबको पता है भैया, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं अकाउंट्स में, तो सीधा सा बात है कि इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है कि अगर सबसे पहला प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जब भी प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बटेगा, उसके बाद बचता खुचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है। यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, ये सब आप डिफरेंस पढ़े होंगे ना, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, बचा खुचा जो मिला सो मिला। फिर इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। तो ये सब डिफरेंस है। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि प्रेफरेंस फॉर शेयर होल्डर मतलब डिविडेंड अगर डिक्लेयर होगा तो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है। अभी हमने जस्ट ऊपर में आपको एक चीज़ बताया था कि जैसे मैंने अब कहा था कि आपको मैं प्रूफ करूंगा कि वाई डिवेंचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैंने कहा था डिवेंचर, स्टेटमेंट लिखा था डिवेंचर्स इज अ cheapest source of finance। डिवेंचर इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। कैसे? तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज़ों को देखिए। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको इस चीज़ों को हम थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट ये दोनों जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। आप ये दोनों चैप्टर पढ़ के आपको महसूस क्या होगा ना कि यार बीएसटी थ्योरेटिकल सिर्फ नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी है। नहीं तो बीएसटी को सब क्या मान के चलता है, अरे यार थ्योरी है पक गए, केस स्टडी के चक्कर में पढ़ना पड़ रहा है, मार्क्स लाना है, नहीं तो यार कौन पढ़े थ्योरी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों चैप्टर आपको महसूस करवा देगा कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं वाई डिवेंचर इज सो कॉल्ड एज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो पहले होता है ईबीआईटी के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ईबीआईटी के रूप में होता है। प्रैक्टिकली बात को समझिएगा, ठीक है। इसको हम करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के रूप में जो पैसा आया सो आया।
फिर इसमें हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट। क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट। क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट लेस करते हैं। तो इंटरेस्ट लेस कर दिए, ठीक है, इंटरेस्ट लेस हो गया। इंटरेस्ट को लेस करने के बाद हमारे पास आता है ईबीटी। क्या आता है? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। सो क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स। तो लेस करने के बाद जो आपका आया ये आया अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। ईबीटी के बाद हम लोग लेस करते हैं टैक्स। क्या लेस करते हैं? टैक्स एट द रेट 30%। हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि मान के चलते हैं कि डोमेस्टिक कंपनी पर 30% फ्लैट टैक्स चार्ज होता है, कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज होता है। तो 30% यहाँ पर टैक्स लग गया। 30% टैक्स लगने के बाद आपके पास जो बचा रेसिडुअल वैल्यू, जो बचा, जो आपके पास जो बचा वैल्यू, वो वैल्यू आपका बचता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैसा आपके पास बचता है, इसी पैसा को कंपनी क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। तो चलिए यहाँ डिविडेंड प्लस डिवेंचर दोनों का कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर हो रहा है। तो पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड वही पैसा का मिलेगा जिस पर टैक्स दिया हुआ है। तो ये जो आपका जो नीचे जो मैंने अमाउंट लिखा है वो पैट का अमाउंट लिखा है। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद प्रॉफिट जो बचा हुआ है। अब मतलब टैक्स देने के बाद जो पैसा आपके पास बचा हुआ है उसी पैसा से आप डिविडेंड दे सकते हो। इसी पैसा को प्योर पैसा मानोगे ना, टैक्स दिया हुआ पैसा है। अब हमारे पास जो टैक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे से हम क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। लेकिन हमारा फोकस क्या है? डिवेंचर पर। तो डिवेंचर क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। डिवेंचर एक तरह का लोन है। लोन पर क्या देते हो आप? इंटरेस्ट देते हो। तो ध्यान से मैकेनिज्म को समझिएगा। आपको ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कुछ हुआ, अगर आप डिवेंचर अच्छा खासा लोन लिए हुए तो आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा देना होगा कि नहीं देना होगा? चलिए फिगर से समझते हैं, तब बातें और समझ में आता है। मान लीजिए आपका ईबीआईटी हुआ है 100, ठीक है, और आपने कोई लोन लिया, लोन लेने पर आपको जो इंटरेस्ट बन रहा है उस लोन पर 30, तो आपके पास बचा कितना? 70। अब यही 70 पर 30% टैक्स लोगे ना, टैक्स ले लिए, फिर उसके बाद जो पैसा आपके पास बचा 70, 20, 49, यहाँ पर 49 रुपया बचा। ये 49 रुपया पर आप क्या दे सकते हो? डिविडेंड। लेकिन कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ईबीआईटी कम आएगा, क्योंकि 100 आपका क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 है, इंटरेस्ट 30 लग रहा है, तब 70 आया। अब यही केस ले लो, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। अब वही चीज़ हम बता रहे हैं कि डिवेंचर लेने से फ़ायदा हमें होता कैसे है, मोर लेस हम फ़ायदा कैसे होता है। मान लो हमारा फिर अर्निंग 100 का है, लेकिन हम डिवेंचर ज़्यादा ले लिए जिससे हमारा इंटरेस्ट बन गया 50 रुपीज़ का, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ईबीटी कितना आया? 50 का आया। तो जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जैसे अर्निंग अगर सेम है, हमारा ईबीआईटी सेम है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सेम है, और इंटरेस्ट अगर हमारा बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात ईबीटी घट जाएगा। अब ये 50 रुपीज़ पर ही ना 30% टैक्स लेंगे, 15 रुपये टैक्स आएगा, 50 में 15 चला जाएगा तो 35 आपका यहाँ पर पैट बचेगा। तो कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट अगर हाई होगा तो जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट आपका हाई होगा तो आपको टैक्स क्या होगा? कम देना होगा। जैसे यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा था कितना? 21, यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है 15। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इंटरेस्ट बढ़ने से आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर भी तो प्रभाव पड़ रहा है। वो तो अल्टीमेट प्रभाव पड़ेगा यार, लेकिन टैक्स तो बच रहा है ना। कहाँ तुमको 21 रुपया देना पड़ रहा है, 15 रुपया इसमें देना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि डिवेंचर, और अगर आप इसके रीज़न में देखोगे, पैट के रीज़न में, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो कम होगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका अर्निंग बिफोर टैक्स ही घट गया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो घटेगा ही। लेकिन अभी ये हम समझाना चाह रहे हैं कि डिवेंचर इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों है डिवेंचर इसलिए चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है? क्योंकि हमें डिवेंचर जब हम लेते हैं तो हमें डिवेंचर लेने से हमें टैक्स में फ़ायदा मिलता है, कंपनी को टैक्सेस कम पे करनी पड़ती है। तो एक तरह से कंपनी यहाँ पर डिवेंचर लेकर के काम तो कर लिया ना भाई, दो फायदा हुआ, डिवेंचर लेकर हम काम भी कर लिए और टैक्स भी कम देना पड़ा। तो कोई भी कंपनी डिवेंचर को सबसे पहले लाइक करती है, इसीलिए मैंने स्टेप बताया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेच के पैसा लाएगी, फिर सेकंड प्रायोरिटी में डिवेंचर करेगी, डिवेंचर्स लेगी, डिवेंचर मतलब बोरोड फंड, बोरोड कैपिटल, तब एट लास्ट में मजबूरी में इक्विटी शेयर्स को जाकर बेचती है। इसी के लिए सारे कंपनी का नज़र होता है कि हम डिवेंचर लें, क्योंकि इससे दो फायदा, डिवेंचर लेंगे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, दूसरा फायदा कि हमारा अल्टीमेट डिवेंचर लोन लेके हम अच्छा खासा काम कर लेंगे। इससे के लिए हमारा डिवेंचर इज ए चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है।
तो फाइनेंशियल डिसीजन की क्लास हो गई ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम और जो टॉपिक इससे रिलेटेड है उसको कवर करेंगे। तो यहीं पर मैं लेता हूँ अलविदा प्रैकेडमी से। तो प्रैकेडमी को आप तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हो, तो सपोर्ट करते रहें इसी तरह से, वीडियोस कंटिन्यूस फॉर्म में आते रहेगा। और सपोर्ट करने के लिए आप 3 चीज़ कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं और आप हमारे कंटेंट को देखते हैं तो सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें, और बेल आइकन को हिट कर दें फॉर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन के लिए। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए प्रैकेडमी।